जय हिंद, वंदे मातरम। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल अवतार स्टडी 7054 में। मैं पाल प्रवीण। आज के वीडियो में बात करेंगे एसएससी जीके से जुड़े महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इस वीडियो के माध्यम से वही क्वेश्चन पूछे गए हैं जो आपके एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं। तो आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा, वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा है जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है। तो आइए साथियों, शुरुआत करते हैं आज के शानदार क्लास के साथ। आज का पहला प्रश्न है, गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह था कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। सभी लोग राइट आंसर देंगे। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हो गया था वह विश्वविद्यालय कौन सा था? तो सभी लोग सही आंसर देंगे, कांची, तक्षशिला, नालंदा या फिर वल्लभी। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी। गुप्त युग में जो विश्वविद्यालय प्रसिद्ध हुआ था उसका नाम था साथियों नालंदा। ठीक है, क्या नाम था उसका? नालंदा। नालंदा के अगर निर्माण की बात करें तो इसका निर्माण कुमार गुप्त के द्वारा करवाया गया था। किसके द्वारा? कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया था। और गुप्त काल में, ठीक है साथियों, कब हुआ था? ये गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। इसको भी आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, नालंदा विश्वविद्यालय गुप्त युग में बहुत ही प्रसिद्ध यानी विश्व प्रसिद्ध हो गया था। कुमार गुप्त के द्वारा इसका निर्माण कराया गया था। और कब? गुप्त काल में इसका निर्माण हुआ था। अगले प्रश्न पर बात करते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारतीय नेपोलियन की बात करें तो भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर हर्षवर्धन। सभी लोग सही आंसर देंगे कि भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है। सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन की उपाधि दी गई है। समुद्रगुप्त अगर इनके का समय की बात करें तो इनका समय 335 ईसा से 375 ईसा तक रहा। इसको आपने याद रखना है। ठीक है साथियों, और ये इनका जो समय था वह कौन सा था? गुप्त वंश से संबंधित थे। गुप्त वंश से संबंधित थे समुद्रगुप्त, और इनको भारतीय नेपोलियन की उपाधि से सम्मानित किया गया था। अगला प्रश्न है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवांती से मानते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक भगवांतिक से मानते हैं। तो आप सभी लोग कमेंट करेंगे किसको माना जाता था, किसको माना जाता था? सुश्रुत, च्यवन या फिर धन्वंतरी या फिर चरक। सभी लोग सही आंसर देंगे। राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, धन्वंतरी को कहा जाता है। हिंदू धर्म के अनुसार अगर देखें तो हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु के अवतार को धन्वंतरी कहा जाता था। आपने याद रखना है, हिंदू धर्म के अनुसार विष्णु के अवतार को यानी भगवान विष्णु के अवतार को क्या कहते थे? धन्वंतरी। आपने याद रखना है। अगला प्रश्न है साथियों, और जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को शेयर नहीं किया तो प्लीज़ सभी लोग वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और नीचे दिए गए लाल बटन को दबाकर चैनल को भी सब्सक्राइब करें। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है साथियों। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सभी लोग सही से आंसर देंगे। श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच या फिर कुमार गुप्त प्रथम। पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। पहला ज्ञात गुप्त जो शासक था श्रीगुप्त। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर ए राइट है। ठीक है, पहला ज्ञात गुप्त शासक श्रीगुप्त था। आपने याद रखना है। अगला ऑप्शन है, रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया? अरबों द्वारा, हेंगोरियाइयों द्वारा, हुड़ों द्वारा या फिर तुर्कों के द्वारा। सभी लोग सही से आंसर देंगे। तो किसके द्वारा रोमन साम्राज्य के साथ भारत का व्यापार रोम पर किसके द्वारा आक्रमण के साथ समाप्त हो गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, हुड़ों के द्वारा। हुड़ों के आक्रमण के बाद ही रोमन साम्राज्य का व्यापार भारत से समाप्त हो गया था। आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है साथियों, अगला ऑप्शन है, आर्यभट्ट और बारहमीर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट और बारहमीर की अगर बात करें तो ये दो जो नाम आपको दिख रहे हैं ये किसके युग के साथ संबंधित है? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या फिर पल्लव वंश।
सही आंसर हो जाता है साथियों ऑप्शन नंबर ए, ये गुप्त वंश से संबंधित है। किससे साथियों? गुप्त वंश से संबंधित है, आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में 9 रत्न हुआ करते साथियों। कितने? 9 रत्न हुआ करते थे, और उन्हीं में से आर्यभट्ट और बारहमिहिर थे। ठीक है, उन्हीं में से 2 व्यक्ति थे, आर्यभट्ट और बारहमिहिर। ये बहुत ही विख्यात नाम है, आपको इनको बहुत अच्छे से याद रखना है। ठीक है, ये किससे संबंधित है? गुप्त वंश से। अगला प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धि उत्कीर्ण है? इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण है? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदन गुप्त? सभी लोग सही से आंसर देंगे, और वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें साथियों। ठीक है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त की उपलब्धियां इलाहाबाद के स्तंभ में उत्कीर्ण है, आपने याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर वी। अगला ऑप्शन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? चीनी यात्री था फाहियान, और किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? सभी लोग सही से आंसर देंगे, और राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त सेकेंड, यानी चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में, शासन काल में चीनी यात्री फाहियान भारत में आया था, आपने याद रखना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में पूछा गया है। आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं, उसके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, और सभी लोग इसको स्टार बना के नोट करेंगे। कवि कालिदास किसके राज कवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? कवि कालिदास की अगर बात करें, कालिदास किसके राज कवि थे? सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के ये राज कवि थे, आपने याद रखना है, राज कवि थे। इस पॉइंट को आपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कई बार इस प्रश्न को एग्जाम में भी पूछा गया है। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? गुप्त युग के प्रवर्तक की अगर बात करें साथियों, तो गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? और वीडियो को सभी लोग शेयर कर देंगे। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? जिन लोगों ने वीडियो को शेयर नहीं किया, तो प्लीज सभी लोग वीडियो को भी शेयर करें। गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। ठीक है, श्रीगुप्त जो था एक गुप्त युग का प्रवर्तक था, आपने यह रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके एग्जाम के लिए। अगला प्रश्न है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? गुप्त राजवंश की अगर बात करें, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद, राजस्व और भूमि सुधार, कोई नहीं, या इनमें से कोई नहीं? सभी लोग कमेंट करेंगे। तो गुप्त राजवंश किसके लिए प्रसिद्ध था? सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, कला और स्थापत्य के लिए साथी में प्रसिद्ध था, आपने याद रखना है, कला और स्थापत्य। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा थी, जो गुप्त शासक हुआ करते थे उनकी सरकारी भाषा कौन सी हुआ करती थी? पाली, प्राकृतिक, हिंदी या फिर संस्कृत? इनकी सरकारी भाषा की अगर बात करें, गुप्त शासकों की सरकारी भाषा कौन सी हुआ करती थी? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इनकी भाषा जो सरकारी भाषा हुआ करती थी वह संस्कृत भाषा हुआ करती थी। ठीक है, सरकारी भाषा कौन सी? संस्कृत भाषा हुआ करती थी। अगला प्रश्न है, गुप्त शासन के दौरान निम्नलिखित में से ऐसा व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, वह व्यक्ति कौन था जो एक महान खगोल विज्ञानी तथा गणितज्ञ था? भानुगुप्त, भागवत, आर्यभट्ट या फिर बारहमिहिर? क्वेश्चन नंबर 14 है, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आर्यभट्ट थे, और आर्यभट्ट ने ही क्या कहता साथियों, इन्होंने शून्य की खोज की थी। इस पॉइंट को भी आपने याद रखना, शून्य की खोज किसके द्वारा? आर्यभट्ट के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह था? गुप्त राजा जिसने विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी वह कौन था? स्कंदगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त? विक्रमादित्य की पदवी ग्रहण की थी उन्होंने, वह राजा कौन था?
राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा विक्रमादित्य की पदवी को धारण किया गया था। क्वेश्चन नंबर 15 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जिसका आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो प्लीज़ आप वीडियो को पूरा जरूर देखें और अगर आपको प्रश्न के आंसर आते हैं तो प्लीज़ आंसर कमेंट करने की कोशिश जरूर करें। निम्नलिखित में से गुप्त वंश का वह राजा कौन था जिसने हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका था? यानी जो हूण लोग भारत पर आए थे और उनको आक्रमण करने से भारत पर रोका था, तो वह राजा कौन सा था? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय के द्वारा हूणों को भारत पर आक्रमण करने से रोका गया था। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है साथियों, गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? गुप्त संवत की बात करें तो गुप्त संवत किसके द्वारा स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, सभी लोग वीडियो के बाद शेयर कर देंगे। गुप्त संवत निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्थापित किया गया था? सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है, चंद्रगुप्त प्रथम के द्वारा, ठीक है, इस क्या किया गया था? गुप्त संवत को स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला ऑप्शन है, गुप्त काल में किस धातु के सर्वाधिक सिक्के जारी किए गए थे? सभी लोग कमेंट करेंगे, गुप्त काल में सर्वाधिक किसके सिक्के जारी किए गए थे? सोना, चांदी, तांबा या फिर लोहा? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सोने के सिक्के गुप्त काल में सर्वाधिक मात्रा में जारी किए गए थे। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सोना। ठीक है, गुप्त काल में सोने के सिक्के बहुत ही प्रचलित थे, आपने याद रखना है। चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय की अगर बात करें साथियों, इसको और किस नाम से जाना जाता था? चंद्रगुप्त द्वितीय को समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणागुप्त? चंद्रगुप्त द्वितीय को और यानी दूसरे नाम से जाना जाता था, वह इसका नाम क्या था? तो सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। वीडियो के लास्ट में आप सभी से एक प्रश्न पूछा जिसका आंसर आपको सभी को कमेंट बॉक्स में देना है, तो आप प्लीज़ वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। निम्नलिखित में से किसने सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? निम्नलिखित में से किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? मौर्यों के, नंदों के, गुप्तों के या फिर चोलों के? किनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते हैं? सही आंसर जाता है ऑप्शन नंबर सी, गुप्तों के। जो गुप्त काल के लोग थे, इनके सिक्के संगीत के प्रति उनका प्रेम दर्शाते थे, क्योंकि उनके सिक्के पर उनके राजा की बीड़ा बजाते हुए तस्वीर अंकित थी, तो इसलिए क्या क्या प्रदर्शित करते थे? वो संगीत के को प्रदर्शित करते थे। अगला प्रश्न है, बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? बाणभट्ट की बात करें तो बाणभट्ट किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? विक्रमादित्य, कुमारगुप्त, हर्षवर्धन या फिर कनिष्क? बाणभट्ट निम्नलिखित में से किस सम्राट के राज दरबारी कवि थे? सही आंसर हो जाता है इसका ऑप्शन नंबर सी, हर्षवर्धन के ये राज दरबारी कवि थे, अपनी याद रखना है। किसके साथ? हर्षवर्धन। क्वेश्चन नंबर 21 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। अगला ऑप्शन है, हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ किया करता था? हर्षवर्धन की अगर बात करें तो हर्षवर्धन अपनी धार्मिक सभा कहाँ करता था? मथुरा में, प्रयाग में, वाराणसी में या फिर ताम्रलिप्ति में? तो अपनी धार्मिक सभा कहाँ पर स्थापित करता था? सही आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, प्रयागराज में। प्रयागराज में, ठीक है, ये अपनी धार्मिक सभा को स्थापित करता था। राइट आंसर है क्वेश्चन नंबर 22 का ऑप्शन नंबर बी। वीडियो को सभी लोग एक बार शेयर जरूर करें और लाइक करें, सब्सक्राइब चैनल को करें। अगला ऑप्शन है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन था? बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या फिर बिंदुसार? राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, बाणभट्ट इसका कादम्बरी का लेखक था, आपने याद रखना है। कादम्बरी के जो लेखक की जब बात करें साथियों, तो बाणभट्ट इसका लेखक था। ठीक है, इसको आपने बहुत अच्छे से याद रखना है, बाणभट्ट इसका लेखक था कादम्बरी पुस्तक का। अगला प्रश्न है,
निम्नलिखित में से किसकी रचना हर्षवर्धन ने नहीं की थी? तो किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी? अपने यहाँ पर नोट करना है इस पॉइंट को कि किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। हर्षचरित, रत्नावली, प्रियदर्शिका या फिर नागनंद। किसकी रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए, हर्षचरित्र। ठीक है, ये रचना किसके द्वारा नहीं की गई थी? इस साथियों रचना हर्षवर्धन के द्वारा नहीं की गई थी। अपने याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। 24 का सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वीडियो को एक बार शेयर कर जरूर करें। हर्ष द्वारा आयोजित कन्नौज सभा किसके सम्मान में की गई थी? फाहियान, इथिंग्स, हुएत्संग या फिर मेगास्थनीज। ये सभी विदेशी यात्री थे और किसके सम्मान में, इनके सम्मान में एक सभा आयोजित की गई थी कन्नौज में। वह किसके सम्मान में की गई थी आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर सी, हुएतेनसांग। ठीक है, हुएतेनसांग के द्वारा इस सम्मान में कन्नौज में सभा को सम्मानित किया गया था। कहाँ पर साथियों? कन्नौज में इसको सम्मानित किया गया था। अगला ऑप्शन है, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है और प्रश्न का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में करना है। वायुमंडलीय दाब मापने का सही पैमाना है। सभी लोग इस प्रश्न का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो कैसा लगा आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में बताएं और आप सभी लोग बताएं कि 25 प्रश्नों में आपका स्कोर कितना है। तो प्लीज़ आप सभी लोग कमेंट करें और कमेंट करके हमको ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वीडियो कैसी लगी। एसएससी एग्ज़ाम के लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोग वीडियो को पूरा जरूर देखें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।